नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम 1 to 5 और 6 to 8 का हो चुका है। हालांकि यह दुर्भाग्य बिहार का है कि पेपर लीक हो गई। ईओयू ने प्रमाण भी दे दिया, फिर भी बीपीएससी का हमको प्रूफ चाहिए। और आप सभी को पता है पेपर लीक हुई है और इसमें लगभग 300 बच्चे को गिरफ्तार भी किया गया, उन्हें जेल भी भेजा गया। खैर, वो सरकार की प्रक्रियाएं हैं, वो चलती रहेगी, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि लड़ना भी है और पढ़ना भी है। क्योंकि जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर किस गर्व से, किस दम पर हम लड़ पाएंगे सरकार से। हालांकि उम्मीद है कि पेपर आपका जो कैंसिल हो न जाना चाहिए। यदि पेपर सही में लीक हुई है तो बीपीएससी को चाहिए इस पेपर को कैंसिल कर दे और फिर से परीक्षा ले लें। हालांकि हम लोग अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेंगे और आप विश्वास कीजिए, आप यकीन कीजिए कि सरकार आपके पक्ष में निर्णय लेगी। हमें भारतीय संविधान पे, हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है कि वह आपके लिए सही न्याय देगी। इस कड़ी में अभी आपका एग्जाम जो बचा है वो 9th 10th 11th 12th का बचा है। यदि ये कैंसिल हो जाती है और होनी भी चाहिए तो फिर आपका 1 to 5 6 to 8 का भी होगा। इन तमाम चीजों में हम लोग देखें कि बीपीएससी का जो लेवल था, बीपीएससी का जो स्तर था, पूछने के जो तरीके थे, इन सब तरीकों को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और उसी आधार पर लगातार जो है आपके लिए बीपीएससी स्पेशल क्लास जो है हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके इसी यूट्यूब चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास जो है साइंस की जो होगी वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा कारगर होगा, बहुत ही बेहतर होगा। चाहे आप 1 to 5 का एग्जाम दे, 6 to 8 का दे, 9 10 दे, 11 12 दे या बीपीएससी 70 का एग्जाम दे। बीपीएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उसका जो स्तर है, उसकी जो लेवल है, उस पैटर्न पर हम इसको तैयार किए हैं। तो उम्मीद करेंगे इन सारे सवाल को आप लोग जरूर देखेंगे। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करेंगे, लाइक करनी चाहिए आपको और शेयर भी करना चाहिए। और अच्छा लगे तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आते हैं मेरे दोस्त, देखते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है कि चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी ये आपसे केमिकल फार्मूला पूछ रहा था किसका, तो ये केमिकल फार्मूला पूछ रहा था चूने के पानी का, यानी जिसको आप कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, यानी CaOH का होल 2 कहते हैं, उसी को कहा जाता है चूने का पानी। अर्थात चूने के पानी के रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो आपका आंसर बनता है CaOH का होल 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपका क्लियर हो गया कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, नाम याद रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है, इसी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को जो है हम लोग चूने का पानी, ध्यान रखेंगे, इसी को हम लोग चूने का पानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है, इस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को ही चूने के पानी के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर भाई? चलिए, यदि अलग अलग बात करते हैं तो ये आपके कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। हो सकता है आपसे एग्जाम में कभी पूछ दे कि बताइए कि कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा भाई? तो आपका CaCl2 होगा। ये CaCO3 जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। किसका है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर क्या बना भाई? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में आ गई होगी। तो एकदम आप लोगों को लाइक करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हम आपकी मदद करते हैं और आपकी मदद के लिए हम नित्य प्रतिदिन रात के 8 बजे आपके साथ रहते हैं, तो आप सभी लोग लाइक बटन जरूर दबाएंगे। और ये सेशन आपको कैसा लगा इसको कॉमेंट आप लोग जरूर करेंगे। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इन यहां पर गलत स्टेटमेंट कौन सा है, इस गलत स्टेटमेंट को क्या करना है वो आपको चूज करना है। तो मेरे दोस्त यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका गलत है उसको खोजना है। पहला था कि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर, परमाणु के आकार के बारे में बोला कि ऊपर से नीचे जाने पर, यानी किसी भी ग्रुप में ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो उसका आकार बढ़ता है। यह बिल्कुल सही है। यानी पहला जो स्टेटमेंट आपका है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, यह सत्य है।
आपने नियम पढ़ा होगा, नहीं तो यहां पर ध्यान देंगे। जैसे ग्रुप मान लीजिए हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गया, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, एल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं, तो इसमें आप गौर करेंगे कि जब ऊपर से नीचे जाएंगे वर्ग में तो इसका आकार छोटा होगा, इससे बड़ा इसका आकार, इससे बड़ा, इससे इस बड़ा, इससे बड़ा, ये अर्थात ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो परमाणु का आकार जो है ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है, यानी आपको गलत खोजना था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो पहला तो सही हो गया। अगला है, एक समूह के सभी तत्वों की संयोजकता अर्थात वैलेंसी के बारे में पूछ रहा है कि उसकी वैलेंसी जो है वो क्या होगा, तो एक समान रहेगा। ये बिल्कुल सही है। जैसे एक वर्ग में हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 1 है, लिथियम का भी 1, सोडियम का भी 1, पोटेशियम का भी 1। तो क्लियर है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो किसी भी ग्रुप की बात करेंगे, चाहे वो पहला ग्रुप हो या दूसरा हो या तीसरा, कोई भी एनीबॉडी ग्रुप होगा, उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी ये दोनों हमेशा बराबर होगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। अगला है, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। तो ध्यान देंगे, कहता है एक तत्व के सभी समस्थानिक, जैसे हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक हो गया, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक हो गया, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक हो गया। तो ये हाइड्रोजन के 3 अलग अलग समस्थानिक हैं और ये कहता है कि इस तीनों को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, गलत है। इसलिए आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक ही परमाणु के समस्थानिक जो हैं उसके अलग अलग मास होते हैं, उसके अलग अलग न्यूट्रॉन की संख्या होती है, उसके अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, अतः कभी भी उसे एक ग्रुप में रखा नहीं जा सकता है। तो आपका यहां जो क्वेश्चन था वो था कि एक में ही रखेंगे, इसका मतलब ये गलत है, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक को प्रोटियम कहते हैं, दूसरे को ड्यूटेरियम कहते हैं, तीसरे को ट्राइटियम कहते हैं। तीनों के बिल्कुल अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, तीनों का अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी है, अतः कभी भी उसको एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता है। और अगला था कि परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाएंगे तो लगातार घटेगा, यानी ये बात था आवर्त में, जैसे ये दायां पार्ट्स हो गया, ये बायां पार्ट्स हो गया और दायां हो गया। तो इस तरीके से जब किसी पीरियड में आप इधर से इधर जाते हैं तो लगातार परमाणु त्रिज्या कम होती चली जाती है, अतः परमाणु का आकार जो है वो अंशतः घटता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि परमाणु की त्रिज्या जो है, यदि परमाणु की त्रिज्या जो है ये कम होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, याद रखेंगे। त्रिज्या यदि कम होगा तो परमाणु का आकार घटेगा। परमाणु का आकार क्या होगा, परमाणु का आकार क्या होगा मेरे दोस्त, तो परमाणु का आकार घटेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका सही ही था, सिर्फ गलत था सी नंबर, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बाबू, ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई ना। चलिए एकदम आप लोग जल्दी लाइक बटन दबा दीजिए। तो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे भाई, मेरी बहन, एकदम यदि अच्छा लगता है ये क्लास तो आप लोग जरूर लाइक बटन दबाइए और कमेंट भी कीजिए ये क्लास आपको कैसा लगता है। और यदि आंसर आप जानते हैं तो आंसर भी आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। अगला, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज जो है बहुमूल्य कठोर धातु जो है इसी को काटने में किया जाता है। कांच के उत्पादन में कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं, सीमेंट के निर्माण में कभी नहीं, क्योंकि कांच जो है ये एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें आपका सिलिका यूज होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज होता है, बालू के डस्ट यूज होते हैं, बहुत सारी चीज यूज होती है। उसी तरह सीमेंट में एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, बालू के कण, ये सब यूज होते हैं। अर्थात बहुमूल्य कठोर धातु को काटने में सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। एक चीज नोट करके मेरे दोस्त दिमाग में रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शीशा काटने में किसका प्रयोग किया जाता है। शीशा काटने में कई बार आपसे एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं कि बताइए कि शीशा का जो कटिंग होता है उस शीशा को काटने में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे, शीशा काटने में हम लोग ब्लैक डायमंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो शीशा काटने के लिए ब्लैक डायमंड का
ब्लैक डायमंड का यानी काला हीरा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो काला हीरा का प्रयोग करते हैं, यानी ब्लैक डायमंड का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर जो है ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ए था, लेकिन नोट करके इस बात को याद रखेंगे कि शीशा काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शीशा काटने में ब्लैक डायमंड अर्थात काले हीरे का प्रयोग किया जाता है। अगला बाबू क्वेश्चन है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक कदम, ध्यान देंगे, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सबसे पहली बार जो आधिकारिक कदम उठाया गया था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, यह उठाया गया था 1972 में, यानी 1972 ईस्वी में। और यह कहां उठाया गया था? तो स्कॉट होम सम्मेलन में उठाया गया था। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि पर्यावरण की संरक्षण के लिए स्कॉट होम सम्मेलन जो नीदरलैंड की राजधानी है, इस स्कॉट होम सम्मेलन जो है ये कब शुरू हुई थी? तो आप आंसर क्या बनाओगे? 1972 यानी 1972 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुआ था। तो आंसर क्या बनेगा? 1972। फिर यदि आपसे बात करता है नौरवी घोषणा की, यह भी पर्यावरण से रिलेटेड है, जो कि 1982 यानी 1982 में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये 1992 यानी 1992 में हुआ था। और वियना सम्मेलन जो है ये ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित जो योजना था ये आपका 1988 में अर्थात 1988 ईस्वी में हुआ था। ये चारों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट करके आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि नौरवी घोषणा कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और वियना सम्मेलन किस में हुआ था? तो 1988 में हुआ था। तो आपका आंसर यहां से बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए अगला है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ध्यान देंगे, यदि मानव के मस्तिष्क की बात किया जाए, यदि मानव के ब्रेन की बात किया जाए, तो मानव का जो ब्रेन है, मानव की जो मस्तिष्क है, इसके वेट की बात, इसके भार की बात, तो ये मानव के मस्तिष्क का वजन पूरे बॉडी के वजन का मात्र 2% होता है। तो यहां लिखा है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, एकदम 100% क्या है? सही है। लेकिन कभी कभी ब्लड के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड कितना परसेंट रहता है? तो ब्लड जो है ये शरीर के वजन का क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर के वजन का ब्लड कितना परसेंट रहता है? तो आपके 7% या फिर 1/13 भाग। कभी कभी क्वेश्चन देता है 7% रहेगा या फिर 1/13 भाग रहेगा। तो याद रखेंगे ब्लड के बारे में पूछा जाएगा कि पूरे बॉडी के वजन का ब्लड कितना परसेंट रहता है? तो 7% रहता है, 7% रहता है या 1/13 भाग रहता है। और यहां ब्रेन के बारे में पूछा था, मस्तिष्क के बारे में, तो पूरे बॉडी के वजन का आपका 2% जो है वो मानव के मस्तिष्क का अर्थात ब्रेन का वजन होता है। अब इसी में कभी कभी औसत पूछता है, तो याद रखेंगे इसका औसत वजन जो है मस्तिष्क का वो आपका 1400 ग्राम होता है। यदि आपके मस्तिष्क के औसत वजन की बात करेगा तो आपका 1400 ग्राम होता है। अब इसी में कभी आपसे मेल के बारे में पूछता है तो कभी आपसे फीमेल के बारे में पूछता है। याद रखेंगे मेल के मस्तिष्क का वजन 1450 ग्राम होता है, जबकि फीमेल के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। इसका 1450 ग्राम और फीमेल के मस्तिष्क का वजन जो है ये आपको 1350 ग्राम होता है। और औसत पूछेगा तो 1400 ग्राम होता है। परसेंटेज पूछेगा तो आपका 2% होता है। क्लियर हो गया? परसेंटेज में पूछेगा तो 2% हो जाएगा, औसत पूछेगा 1400 ग्राम होगा। मेल के अर्थात पुरुषों के मस्तिष्क का वजन 1450 ग्राम और महिलाओं के मस्तिष्क के वजन की बात करेगा तो आपका 1350 ग्राम हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए आगे बढ़े क्या? पक्का ना? चलिए अगला है निम्नलिखित में से अधिक सुचालक पदार्थ कौन है? यानी जो विद्युत के सुचालक हैं इस श्रेणी में कौन आता है? लोहा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। यहां पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सारे के सारे जो हैं ये आपको विद्युत के सुचालक हैं। लेकिन सबसे अधिक के बारे में बोल रहा था, अतः सबसे अधिक कौन होगा? तो आपका चांदी होगा। यानी आपका सिल्वर जो है अर्थात एजी जो है ये विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। फिर भी इसका प्रयोग इसलिए घरेलू उपयोग में नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा भी है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपका आंसर यहां से बनेगा चांदी।
क्लियर बाबू? रामानंद थोड़ा पानी दे दो। कोई कंफ्यूजन बाबू? क्योंकि सबसे अधिक पूछा था। एक बात याद रखिएगा, नोट करके, जो एग्जाम में पूछती है कि कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है, इस तरीके के सवाल पूछता है। जैसे धातु का जनरली रूल क्या होता है, धातु में जनरली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन यदि अधातु की बात किया जाए, तो अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन धातु में एकमात्र धातु जो है वो आपका शीशा है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि शीशा जो है ये क्या होता है, तो याद रखेंगे शीशा जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। ये क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है। कौन सा भाई? शीशा। जबकि ये धातु है लेकिन ये विद्युत का कुचालक है। इस बात को याद रखिएगा। कई एक बार एग्जाम में यह पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से वह कौन ऐसी धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है, तो उसमें आपके शीशा का नाम आता है। एक अधातु के बारे में पूछा जाता है, कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसमें याद रखेंगे आंसर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु है लेकिन ये विद्युत का क्या होता है? तो ये विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात ग्रेफाइट से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? एकदम पक्का ना? एकदम अच्छा लगे तो आप लोग को लाइक करना चाहिए मेरे दोस्त, लाइक कीजिए और अपने दोस्त ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस प्यारा सेशन से जुड़ सके। क्लियर बाबू? चलिए क्लियर बाबू? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए सप्लाई लाइन में यदि शक्ति की बात करता है, यानी आपसे पावर की बात करता है, तो इसको हाई वोल्टेज में यदि स्थानांतरित करना होगा तो क्यों किया जाएगा? अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु? बिल्कुल नहीं। शक्ति क्षय को कम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अधिक धारा प्रवाह करने के लिए? बिल्कुल नहीं। शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो उसका पावर का जो क्षय होगा, उसकी हानि जो होगी वो कम से कम हो सके, अर्थात न्यूनतम हो सके, इसलिए किया जाता है। इन आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, क्यों? तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, गर्म करने पर धातु बढ़ती है, उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करते हैं, धातु की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर इसका करेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तापमान बढ़ने से क्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है? बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ती है उसी तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है, अर्थात बढ़ जाती है, इसलिए उसकी चालकता क्या होगा? घटेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी चालकता जो है, कंडक्टिविटी जो है वो घट जाएगी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? निकेल है, पारा है, लोहा है, प्लेटिनम है। तो आपको पता है यदि लोहा की बात किया जाए या फिर निकेल की बात किया जाए या फिर कोबाल्ट की बात किया जाए, तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट क्या है? ये आपका है लौह चुंबकीय पदार्थ। ये क्या भाई? तो ये आपका है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में कौन आता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में जो है ये आपको फेरस भी आता है, आपको निकेल भी आता है और आपको कोबाल्ट भी आता है। तो निकेल कभी नहीं होगा, लोहा कभी नहीं होगा और कोबाल्ट कभी नहीं होगा। फिर मन में सवाल आता होगा तब आखिर सर यहां पर होगा क्या? तो ध्यान देंगे आखिर होगा क्या? तो आपका पारा जो है ये आपको अनुचुंबकीय नहीं है, इसलिए पारा भी नहीं होगा। तो अनुचुंबकीय है कौन? आपका प्लेटिनम है, आपका सोडियम है, आपका नाइट्रोजन है, आपका एल्युमिनियम है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? तो आपका आंसर जो है प्लेटिनम बनेगा। पारा क्या है? ये आपका क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है, ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आता है और ये प्लेटिनम अनुचुंबकीय पदार्थ में आता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और लौह चुंबकीय पदार्थ में याद रखेंगे हमेशा कि लौह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आता है? तो लोहा आता है, निकेल आता है और कोबाल्ट आता है। पक्का बाबू? कोई कंफ्यूजन? एकदम बदम इसी तरीके से मजे से एक एक प्रश्न को आप लोग देते जाएं। यकीन कीजिए दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपके रिजल्ट को नहीं रोक सकती है। अगला, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। तो ध्यान देना है, परमाणु रिएक्टर में, रेलवे में, कृषि में, रॉकेट में। तो आपका क्रायोजेनिक
इंजन का मतलब होता है निम्न तापमानी इंजन का प्रयोग, ईंधन का प्रयोग जो है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन ईंधन होना चाहिए बाबू, ईंधन जो है यानी निम्न तापी ईंधन, इसका मतलब होता है निम्न तापी ईंधन। तो इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, तो रॉकेट उड़ाने में करते हैं, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्लियर बाबू। अगला सवाल है कि ध्वनि चित्रण यानी सोनोग्राफी में कौन सी तरंग प्रयोग करती है, आपका ध्वनि तरंग, पराध्वनि तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरंग तरंग। किसके लिए बोला, ध्वनि चित्रण के लिए बोला। वर्ड से क्लियर था, ध्वनि चित्रण में जो है सोनोग्राफी करना है तो इसके लिए पराध्वनि का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा भाई, तो इसके लिए पराध्वनि का प्रयोग करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और पराध्वनि तरंग के बारे में पूछे या ध्वनि तरंग के बारे में पूछे, याद रखेंगे इन सब की प्रकृति के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इन सब तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति जो है ये आपको अनुदैर्घ्य होता है। इसकी प्रकृति कैसा होता है, तो इसकी प्रकृति जो है वो आपको अनुदैर्घ्य होता है। अगला सवाल है कि मृगमरीचिका का कारण क्या है, वायुमंडल में ओजोन परत का नाश, बिल्कुल नहीं है। वायुमंडल के विभिन्न भागों के समान तापमान जो है ये मृगमरीचिका के बनने के सबसे प्रमुख कारण है। फिर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इस तरीके के जब सवाल पूछा जाए तो आंसर याद रखना है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ध्यान रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये मृगमरीचिका जो है ये बनता है। किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृगमरीचिका जो है ये बनता है। तो आपका आंसर यहां से ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्लियर बाबू, कोई कंफ्यूजन। चलिए अगला है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या अर्थात एटॉमिक मास के बारे में बोला। ये एक नाभिक के एटॉमिक मास के बारे में बोला, अर्थात मास नंबर के बारे में बोला कि बताइए उसका मास नंबर जो है ये मास नंबर क्या होगा। तो याद रखिएगा मास नंबर ए बराबर फॉर्मूला होता है P प्लस एन, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है। यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को ही एटॉमिक मास कहा जाता है। अर्थात ए बराबर P प्लस एन होगा, ए बराबर P प्लस एन होगा। अब यह है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होगा। एकदम सही है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को ही क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे यहां पर तीन फॉर्मूला क्रिएट होता है, एक ए बराबर P प्लस एन होगा, एक ए बराबर आपका Z प्लस एन होगा, एक ए बराबर आपका E प्लस एन होगा, और एक फॉर्मूला होता है Z बराबर P बराबर E, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को ही एटॉमिक मास कहा जाता है। अर्थात द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योग के बराबर होगा, उसके जोड़ के बराबर होगा। यानी आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन बाबू किसी को भी। चलिए आगे बढ़े क्या। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइजेशन होता है, ध्यान देंगे गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है यशद लेपन। क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में यशद लेपन कहा जाता है, या इसी को हिंदी में जस्तीकरण कहा जाता है, या इसी को हिंदी में जस्तीकरण कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें फेरस जो है अर्थात लोहा जो है, इस लोहा के ऊपर जस्ता का अर्थात Zn का लेप चढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए लोहा का रॉड है, इसके ऊपर जो जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, इस प्रक्रिया को यशद लेपन, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अब विकल्प में कहता है लोहे पर एल्यूमिनियम का निक्षेपण, बिल्कुल नहीं होगा। लोहे पर तांबा का निक्षेपण, बिल्कुल नहीं होगा। लोहे पर टीन का निक्षेपण, बिल्कुल नहीं होगा। लोहे पर जस्ते का निक्षेपण जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने है कि लोहे पर जस्ता का जो परत चढ़ाते हैं, लोहे पर जस्ता का जो लेप लगाते हैं, इसी को जस्तीकरण या यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बाबू। अगला है खाने का नमक किससे बनता है, यानी NaCl के बारे में बोला, ये किससे बनता है, तो ये आपको HCl और आपका NaOH, यानी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस दोनों का जब रिएक्शन होता है तो इसी से
NaCl का निर्माण होता है और आपका जल भी बनता है। तो HCl क्या है भाई, ये आपका स्ट्रोंग जो है, ये आपका स्ट्रोंग एसिड है, स्ट्रोंग एसिड है। और NaOH क्या है, तो ये आपका जो है, ये स्ट्रोंग जो है, ये आपका बेस है, ये आपका प्रबल, ये आपका जो है वो आपका प्रबल भस्म है, ये प्रबल भस्म है। और ये आपका क्या है, तो ये जो आपका है ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल और ये प्रबल भस्म मिलकर NaCl अर्थात लवण यानी नमक का निर्माण करता है। अब विकल्प देखेंगे, दुर्बल अम्ल लिखा है, कभी नहीं होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार एकदम होगा, 100% सही है, क्योंकि स्ट्रोंग का मतलब ही प्रबल होता है, अर्थात प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म ये दोनों मिलकर जो है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, NaCl का निर्माण करता है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कभी भी दुर्बल अम्ल और जो है प्रबल भस्म से कभी भी NaCl का निर्माण नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रोंग एसिड है उसमें HCl का नाम आता है, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रोंग बेस है उनमें NaOH का नाम आता है। इसका पीएच मान जो है 14 होता है, जबकि इसका पीएच मान जो है वो आपका 0 होता है। तो जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर बाबू? चलिए अगला है, हीलियम के नाभिक में होता है, यानी हीलियम के न्यूक्लियस के बारे में बोला। तो मेरे दोस्त हीलियम जो है इसकी परमाणु संख्या 2 और इसका परमाणु भार 4 होता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। तो प्रोटॉन की संख्या यहां पर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि आपको पता है कि परमाणु संख्या जो है ये प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यदि परमाणु संख्या 2 है तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगा, 2 होगा। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर में क्या किया जाएगा, प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे। यदि आप Z को घटा देते हैं तो 4 - 2 बराबर क्या, 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, 2। यानी हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अब विकल्प कहता है केवल 1 प्रोटॉन होगा, एकदम नहीं होगा। 2 प्रोटॉन सिर्फ होगा, एकदम नहीं होगा। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि मैंने यहां फॉर्मूला से निकाल कर आपको बता दिया है कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बराबर होती है। और एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के क्या करते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटाते हैं। क्लियर भाई? चलिए अगला है, फूल के प्रजनन तंत्र क्या है, यानी उसके रिस्पिरेटरी सॉरी ये फूल के प्रजनन अंग अर्थात रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बोला कि उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन आता है। तो इसमें एक आता है जिसको पुमंग कहा जाता है और दूसरे को जायांग कहा जाता है। तो पुमंग और जायांग, पंखुड़ी और गर्भकेशर नहीं होगा, पुंकेसर होगा, इसी को पुमंग कहा जाता है। और गर्भकेशर होगा क्योंकि गर्भकेशर को ही क्या कहा जाता है, जायांग कहा जाता है। तो इसमें आपका पुमंग और जायांग जो है ये जिम्मेवार होता है, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पुंकेसर और गर्भकेशर अर्थात पुमंग और जायांग जो है वही इसके लिए जिम्मेवार है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर बाबू? चलिए अगला प्रश्न कहता है कि हैप्लाइड पौधे प्राप्त किए जाते हैं जड़ जीवाणु की वृद्धि द्वारा, कली जीवाणु की वृद्धि द्वारा, पत्ती जीवाणु की वृद्धि द्वारा और परागकोश जीवाणु की वृद्धि द्वारा। याद रखिएगा हैप्लाइड जो होता है ये आपको परागकोश जीवाणु की वृद्धि के माध्यम से क्या होता है, आपको ये तैयार होता है। तो आंसर हो जाएगा परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि के द्वारा। अगला है, कौन सा मेरुदंड प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, गिल, फुसफुस, यकृत और पीहा। क्या बोला, ऑक्सीजन युक्त मतलब क्या, जिसमें आपका प्योर ब्लड के बारे में बोला, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है इस ब्लड को क्या कहा जाता है, तो प्योर रक्त कहा जाता है, प्योर ब्लड के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आपका जो स्प्लीन है अर्थात प्लीहा है, ये प्लीहा जिम्मेवार है। क्लियर भाई? तो आपका आंसर डी हो गया। अगला है, आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है,
पानी में खाद्य कणों को घुलनशीलता, खाने में स्वाद को बेहतर बनाना, भोजन के पाचन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का थोड़ी मात्रा उत्पादन करना, खाना पकन प्रक्रिया में आसान करना। तो आपके हिसाब से चूंकि सबसे सिंपल ये सवाल है, तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब देखिए, पहला था पानी में खाद्य कणों की घुलनशीलता। ये नमक क्या करती है, पानी में खाद्य कणों को घुलनशीलता में सपोर्ट करती है। मेन यूज आहार में यही है। खाने में स्वाद को बेहतर कौन बनाता है, तो खाने में स्वाद को बेहतर जो है वो आपका ये मसाला है, नमक है, भोजन की प्रकृति है, ये सब पर डिपेंड करता है। अर्थात सबसे जो मुख्य उपयोग है वो खाद्य कणों की घुलनशीलता में क्या करना है, आपको वृद्धि करना है। कोई कंफ्यूजन बाबू? पक्का ना? एकदम सही सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, एकदम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए, तो ये सेशन आज समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग जरूर लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त भी सेशन से जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।